हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। धारा 101 101 जो कि आईपीसी की धारा 300 के समरूप है, हत्या मर्डर। इसमें 4 श्रेणियां आती हैं, 4 उपखंड आते हैं, वो हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। इस धारा के प्रथम भाग के 4 खंडों में हत्या की परिभाषा दी गई है, जो हम आपको बता चुके हैं। परंतु कोई मामला इस धारा के 4 खंडों में से किसी एक के अंतर्गत आने पर भी हत्या नहीं समझा जाएगा यदि वह इस धारा के दूसरे भाग में उपबंधित 5 अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत आता है। क्या नहीं समझा जाएगा? हत्या नहीं समझा जाएगा। अगर वह इन 5 अपवादों के अंतर्गत आता है तो वह हत्या नहीं माना जाएगा। हत्या के संबंध में हम भाग 1 वीडियो नंबर 1 बना चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारा वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, हमारे चैनल में रेहानिका राम सर में जाकर के वीडियो जरूर देख लें। और साथ ही साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अब हम पढ़ेंगे आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हत्या के अपराध के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। पहली बात, वह कार्य आपराधिक मानव हो। क्या हो? वह कार्य आपराधिक मानववध हो। क्या होना चाहिए? आपराधिक मानववध हो। वह कार्य इस धारा में उपबंधित 4 खंडों में से किसी एक के अंतर्गत आता हो। 4 खंड हम आपको बता चुके हैं, तो पहले वाला वीडियो हमारा जरूर देख लें। वह धारा जो कि 101 है बीएनएस की और आईपीसी की धारा 300 में उपबंधित 5 अपवादों की दशा में मानववध को हत्या का अपराध नहीं माना जाएगा। ये अपवाद निम्नलिखित हैं। जब गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के द्वारा किसी पर हमला करके उसकी हत्या की गई हो, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण, आकस्मिक लड़ाई में मृत्यु कारित होना, मृतक की सहमति से कारित मृत्यु। ये 5 अपवाद हैं। क्या है? ये 5 अपवाद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंभीर एवं अचानक प्रकोपन होता क्या है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। आपने देखा होगा, प्रोवोक कर देना, और इस कदर का प्रोवोक कर देना कि सामने वाला अपना आपा खो दे। और जब सामने वाला आपा खो दे और फिर उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाए जिससे सामने वाले की हत्या हो जाए, यानी उसके पास इतना समय नहीं है कि जिसके आधार पर वो अपने आप को संयम बरत सके या हत्या के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर पाए, जो हाथ में वही मार दिया, तो वो क्या कहला जाएगा? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में आकर के किया गया कार्य माना जाएगा। इस धारा के अपवाद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अचानक एवं गंभीर प्रकोपन के कारण आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल खो बैठता है और प्रकोपन दिलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, जो उसको प्रवोक कर रहा है उसकी मृत्यु कारित कर देता है, अथवा भूल या दुर्घटनावश किसी अन्य की मृत्यु कारित कर देता है, तो वह हत्या का दोषी न माना जाकर आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आपराधिक मानववध का दोषी होगा। तात्पर्य यह है कि क्रोध और प्रकोपन के वशीभूत किया गया कार्य, क्रोध और प्रकोपन के वशीभूत किया गया कार्य शासय कार्य की तुलना में कम गंभीर स्वरूप का माना जाता है। जो कार्य अचानक प्रकोपन और गुस्से में कर दिया जाता है, उसको जो प्री प्लान करके जो इंटेंशनली कार्य किया जाता है, उससे कम गंभीर माना गया है। इस अपवाद के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रकोपन मृतक व्यक्ति द्वारा ही दिया गया हो। इस अपवाद के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रकोपन मृतक व्यक्ति के द्वारा ही किया गया हो। जैसे एक व्यक्ति किसी को छेड़ रहा है, चिढ़ा रहा है, यह इस प्रकार से उसको बार बार प्रकोपित कर रहा है, और उसी प्रकोपन में आकर के, उसी चिढ़ में आकर के वो अपना आपा खो बैठता है, क्रोध में जो प्रकोप कर रहा है उसका मर्डर कर देता है। इस अपवाद के अंतर्गत यह आवश्यक है कि प्रकोपन मृतक व्यक्ति द्वारा ही दिया गया हो। यदि अभियुक्त मृतक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकोपन दिलाए जाने पर मृतक की हत्या कर दे, तो उसे इस अपवाद का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसमें क्या कहा गया है कि यदि अभियुक्त मृतक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकोप दिलाए जाने पर, अब भाई प्रकोप कोई और कर रहा है, तुम मार किसी और को रहे हो,
तो इस स्थिति में इस धारा का लाभ उसको नहीं मिलेगा। परंतु यदि भूल या दुर्घटनावश अभियुक्त प्रकोपन दिलाने वाले व्यक्ति के बजाय किसी अन्य की मृत्यु कारित कर देता है तो उसे इस अपवाद का लाभ दिया जा सकता है। परंतु प्रकोपन कोई और दिला रहा और भूल से मारना तो उसी को चाह रहा था, मार दिया दूसरे को, तो उस स्थिति में इस धारा का लाभ उसको मिलेगा। प्रकोपन मृतक द्वारा शब्दों या कार्यों द्वारा किया गया हो। प्रकोपन किस प्रकार से किया जाता है यह हम आपको बता रहे हैं। मृतक द्वारा अभियुक्त को कोई कार्य अथवा शब्दों या संकेतों द्वारा प्रकोपन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा भी प्रकोपन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि शब्दों या संकेतों द्वारा गंभीर अपमानों में बहुत से व्यक्तियों को हिंसापूर्ण रोष की ओर ले जाने वाली उतनी ही भारी प्रवृत्ति होती है जितनी खतरनाक व कष्टप्रद शारीरिक क्षतियों में। अर्थात यह मानव स्वभाव है कि एक व्यक्ति घाव की अपेक्षा अपमान होने पर अधिक क्रोधित होता है। मानव स्वभाव क्या है, एक बार चोट लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 4 लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर दी गई तो वह ज्यादा क्रोधित होगा। क्या होगा? ज्यादा क्रोधित होगा और उसके लिए वो अधिक पीड़ादायी होगी चोट की अपेक्षा। अतः शब्दों द्वारा प्रकोपन को बचाव स्वीकार न किए जाने का हमें कोई कारण नहीं दिखाई देता। परंतु यदि मृतक ने कार्य, शब्द या संकेतों द्वारा कुछ भी नहीं किया हो तो अभियुक्त को इस अपवाद का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। द्वारका बनाम राज्य 1976 क्रिमिनल अपील संख्या 293 में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है। गंभीर और अचानक प्रकोपन के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष विभिन्न प्रकृति के मामले आते हैं। अधिकतर इनका संबंध प्रेम प्रसंग से, अनैतिक जीवन यापन से, संदिग्ध चरित्र, प्रकृति विरुद्ध अपराध, अनैतिक आचरण, निंदात्मक अश्लील भाषा, आवेश की उत्तेजना, लड़ाई, पीड़ित का आचरण, मिथ्या दोषारोपण, परिवार की निरंतर उपेक्षा आदि से रिलेटेड रहते हैं कि अचानक से ऐसी स्थितियां हुई और सामने वाले ने आवेश और क्रोध में आकर के सामने वाले को ऐसी क्षतिकारित की कि उसकी मृत्यु हो गई। एक मामला है जिसमें माननीय न्यायालय ने आपराधिक मानववध नहीं माना है, हत्या माना है। वो मामला क्या है उसको हम आपको बताते हैं। सुप्रसिद्ध मामले में जिसमें उच्चतम न्यायालय को गंभीर और अचानक प्रकोपन के अपवाद के संबंध में सविस्तार चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ, के.एम. नानावती बनाम राज्य का प्रमुख वाद है। के.एम. नानावती बनाम राज्य का प्रमुख वाद है। इस मामले में अभियुक्त नौसेना का एक अधिकारी था। अभियुक्त यानी जिसने हत्या की है वह एक नौसेना का अधिकारी था। उसने एक अंग्रेज युवती से विवाह किया था। उसने क्या किया था? लव मैरिज की थी। किससे? एक अंग्रेज युवती से विवाह किया था जिससे उसके 3 बच्चे थे। अपनी नौकरी के कारण अभियुक्त बाहर रहता था अधिकांशतः। इसी बीच उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी के साथ उसके मित्र के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए। जो अभियुक्त, जो आरोपी है, उसके मित्र यानी दोस्त के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए। घटना के दिन अभियुक्त की पत्नी द्वारा अपने अवैध संबंधों की संस्कृति कर लिए जाने के बाद, घटना के दिन जिस दिन उनका आपसी विवाद हुआ होगा, जिस दिन स्थितियां निर्मित हुई, उस दिन उसकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि उसके अवैध संबंध है उसके दोस्त के साथ। इसके बाद अभियुक्त क्रोधित होकर अपनी पत्नी और बच्चों को सिनेमा ले गया और इसके पश्चात वह अपने नौसेना कार्यालय गया और झूठा बहाना बनाकर वहां से एक रिवॉल्वर और 6 गोलियां ली। नौसेना कार्यालय गया और वहां से झूठा बहाना बनाया और एक रिवॉल्वर और 6 गोलियां ली और वहां से मृतक के घर गया, यानी अपने दोस्त, उस दोस्त के घर गया जिसके अवैध संबंध थे उसकी पत्नी के। तो वहां से मृतक के घर गया और मृतक के शयन कक्ष में जाकर गोली मारकर उसकी मृत्यु कारित कर दी, उसको गोली मार दी। तो तर्क को अमान्य करते हुए उसे हत्या के लिए दोषी सिद्ध किया गया। अब यहां पर आपराधिक मानववध के लिए तर्क दिया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने इस तर्क को क्या कर दिया? अमान्य करते हुए हत्या के लिए दोषी सिद्ध किया। क्यों? वो न्यायालय स्पष्ट किए हैं। न्यायालय ने संप्रेषित किया कि जब पत्नी ने मृतक से अपने संबंधों को स्वीकार किया तो अभियुक्त को गंभीर प्रकोपन प्राप्त हुआ। जब मृतक से अवैध संबंध के बारे में
उसकी पत्नी ने स्वीकार किया तो उसको बहुत गुस्सा आया। परंतु इसके पश्चात की घटना है जिसमें अपनी पत्नी और बच्चों को सिनेमा ले जाना, उसके बाद इतना होने के बाद अभियुक्त अपनी पत्नी और बच्चों को कहां लेके गया? सिनेमा, और झूठा बहाना बनाकर रिवॉल्वर और गोलियां प्राप्त कर ली ऑफिस से। उसके पूर्व चिंतन को स्पष्ट करते हैं, प्री मेडिटेशन को स्पष्ट करते हैं, जो कि उसके प्री मेडिटेशन को स्पष्ट करते हैं, यानी कि उसके पास आत्म संयम इतना था कि उसने इतना सोचा कि अपने ऑफिस गया, रिवॉल्वर और गोलियां ली। इसके साथ ही प्रकोपन प्राप्त होने के समय और अभियुक्त द्वारा मृत्यु कारित किए जाने के समय के बीच में 3 घंटे का अंतराल था। इतना अंतराल था, कितना था? 3 घंटे का। यह अवधि इतनी थी जिसमें आत्म संयम प्राप्त करने का पर्याप्त समय था। आत्म संयम प्राप्त करने का पर्याप्त समय था। अतः हत्या विमर्शित सोच समझकर की गई और पूर्व चिंतित थी। तो जिस प्रकार से उसने झूठ बोलकर रिवॉल्वर और गोलियां प्राप्त की, उससे यह साबित होता है कि हत्या प्लान के तहत साजिश सोच समझ कर की गई। अभियुक्त पक्ष ने पहले दुर्घटना के आधार पर और उसके विफल रहने पर गंभीर और अचानक प्रकोपन के आधार पर यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि गोली चलने से पूर्व अभियुक्त ने मृतक को गाली दी थी। गोली चलने से पूर्व अभियुक्त ने मृतक को गाली दी थी, जिसके प्रत्युत्तर में मृतक ने भी उसी स्तर की गाली दी थी, जिसके कारण वह तत्काल प्रकोपित हो गया था। ऐसा अभियुक्त की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया, जो कि न्यायालय ने मान्य नहीं किया है। माननीय न्यायालय ने गंभीर एवं अचानक प्रकोपन की निम्नलिखित कसौटियां निर्धारित की हैं। जो ये स्पष्ट किया गया है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, इसकी कुछ कसौटियां माननीय न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई हैं। पहली कसौटी क्या है कि क्या जिस समाज के वर्ग का अभियुक्त है, उसी वर्ग का एक युक्त मनुष्य उन्हीं परिस्थितियों में जिनमें अभियुक्त था, वह इतना प्रकोपित होगा कि अपना आत्मसंयम खो बैठेगा। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त युक्त परिस्थितियों में अपना आत्मसंयम खो बैठा हो। क्या हो? आत्मसंयम खो बैठा हो। प्रकोपन कारित करने वाले व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो या शब्दों या संकेतों से प्रकोपन दिलाया हो। मतलब जिसने प्रकोपन किया है, जिसकी वजह से सामने वाले को गुस्सा आया है, जिसकी वजह से सामने वाला अभियुक्त अपनी आत्मसंयम खो बैठा है, तो उसके साथ कुछ ऐसा कार्य किया जाना चाहिए या उसे शब्दों या संकेतों से प्रकोपन दिलाया गया हो। पीड़ित व्यक्ति के पूर्ववर्ती कार्य द्वारा उत्पन्न की गई मानसिक पृष्ठभूमि भी पर भी यह सुनिश्चित करने के लिए विचार करना चाहिए कि क्या पश्चातवर्ती कार्य ने अपराध करने के लिए गंभीर एवं अचानक प्रकोपन कारित किया। दूसरे शब्दों में, घटना के तथ्य एवं परिस्थिति आत्मसंयम खोने के लिए पर्याप्त कारण उत्पन्न करते हो। जो घटना की परिस्थिति हैं, जिन परिस्थितियों के आधार पर हत्या हुई है, वो परिस्थितियां ऐसी हो जिससे आत्मसंयम खोने के लिए पर्याप्त कारण उत्पन्न करती हो। चौथी क्या है? मृत्यु निश्चित रूप से प्रकोपन के परिणाम स्वरूप हुई हो, ना कि समय बीतने के साथ शांत होने के पश्चात या अन्यथा पूर्व चिंतन या सुविचारित रूप से की गई हो। मतलब क्या है कि जो मृत्यु हुई है वो प्रकोपन के परिणाम स्वरूप हुई हो, ना कि कुछ समय बीतने के बाद, सासे सोचने समझने विचारने के बाद की गई हो। अगर बाद में की जाती है तो हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। अमर सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी के वाद में मृतक के एक बंदूक से सशस्त्र होकर अचानक उपस्थित होने पर अभियुक्त मृत्यु की आशंका में आ गया। उसने एकल फरसा का वार मृतक की गर्दन पर किया। ना कोई आशय था, ना कोई पूर्व चिंतन था। अमर सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी के बाद में मृतक एक बंदूक लेकर के आया उसके सामने। अचानक उपस्थित होने पर अभियुक्त को लगा कि ये उसे मार देगा। क्या मार देगा? ये उसे मार देगा। उसने एकल फरसा का वार मृतक की गर्दन पर किया। एक फरसे का वार गर्दन पर किया। ना कोई आशय था, ना कोई पूर्व चिंतन था। तो इसमें अपवाद 2 और 4 लागू किए गए और सजा धारा 302 से कम करके आपराधिक मानववध के अंतर्गत उसको सजा दी गई, यानी धारा 304 भाग 2 आईपीसी के अंतर्गत सजा सुनाई गई। इसी प्रकार
चंदन सिंह बनाम राजस्थान के बाद में भी अब निर्धारित किया गया। उसके बाद इसमें स्पष्ट किया गया, क्या स्पष्ट किया गया कि प्रकोपन इतना अचानक और गंभीर था, इसके कारण अभियुक्त आत्मसंयम खो बैठा। तथ्य का प्रश्न है कि जिसका निर्धारण करते समय न्यायालय उस वर्ग, समुदाय व समाज के रीति रिवाजों तथा आदतों पर विचार करेगा जिसका कि अभियुक्त सदस्य था। प्रकोपन के प्रभाव का आकलन अभियुक्त की स्थिति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आत्माराम बनाम राज्य में अभियुक्त और उसकी पत्नी एक दूसरे पर अनैतिक जीवन का आरोप लगाते रहते थे। घटना के दिन पति ने अपनी तोंद पर मालिश करने के लिए पत्नी को बुलाया। पत्नी ने इस असामान्य मांग का अर्थ सेक्सुअल इंटरकोर्स माना, यानी सेक्सुअल प्रस्ताव माना। क्रोधित होकर पत्नी ने यह कहा कि उसे अपनी बहन से यह इच्छा पूर्ण करवानी चाहिए। 3 दिन पूर्व जिससे वह मिलने गया था, क्रोध में अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी। न्यायालय ने उसे गंभीर और अचानक प्रकोपन का लाभ देते हुए हत्या के बजाय आपराधिक मानववध के अपराध का अपराधी माना तथा यह भी स्पष्ट किया कि मानव कमजोरी पर प्रकोपन का प्रभाव अभियुक्त की सामाजिक स्थिति और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में आंका जाना चाहिए। आधुनिक जीवन में शैली रहने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः दिखाए जाने वाले नियंत्रण की आशा एक ग्रामीण से नहीं की जा सकती, जो कभी भी पत्नी को अपनी स्वयं की संपत्ति समझता है, जो हर समय उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हो। इसमें क्या माना गया है कि इस प्रकार से प्रकोपित किया उसकी पत्नी ने, उसने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी। तो जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसको हत्या की जगह क्या माना गया? आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। अवैध यौन संबंध या जार कर्म। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी का वाद पत्नी हत्या का मामला है। लक्ष्मी ने अपनी युवा पत्नी ओमवती, जो 2 बच्चों की मां थी, की हत्या की। अभियुक्त ने स्वयं स्वीकार किया कि उसकी पत्नी ओमवती की मृत्यु होमिसाइड है, मानववध है। साक्ष्य दर्शाते हैं जब अभियुक्त खेत से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को तथा अन्य व्यक्ति को एक साथ गलत काम करते हुए देख लिया। उसने गंभीर तथा अचानक प्रकोपन में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सत्य न्यायाधीश महोदय द्वारा उसे हत्या के अपराध का दोषी पाया गया, लेकिन अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय किया कि 100 परीक्षण वाले डॉक्टर की न्यायालय में परीक्षा न किया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं है। अभियुक्त धारा 101 अभियुक्त धारा 101 के अपवाद 1 का लाभ पाने का हकदार है, अतः उसकी दोष सिद्धि धारा 300 यानी 101 बीएनएस से परिवर्तित होकर धारा 304 भाग 1 के अधीन कर दी गई। गंभीर व अचानक प्रकोपन के वास्तव में हुआ या नहीं, उसका मापदंड वस्तुपरक आधार पर किया जाएगा, अर्थात न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि उक्त परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति को अचानक गंभीर प्रकोपन उत्पन्न होगा कि नहीं। आपसी झगड़े के कारण प्रकोपन। शरद चंद बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में अभियुक्त और मृतक में एकाएक झगड़ा शुरू हो गया। जब अभियुक्त घर से चला था, उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने झगड़े के समय घटनास्थल पर ही पड़ा एक लोहे का टुकड़ा उठाकर मृतक पर दे मारा। अभियुक्त को धारा 302 यानी हत्या के लिए दोष सिद्धि को बदलकर आपराधिक मानववध के भाग 2 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया गया, अतः उसे आजीवन कारावास के बजाय 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। किस मामले में? शरद चंद नायक बनाम उड़ीसा राज्य में। होता क्या है, अचानक से झगड़ा शुरू हो गया, मौके में जो मिला वो मार दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसको हत्या की जगह आपराधिक मानववध माना गया। मुर्गन बनाम राज के मामले में अभियुक्त और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ। इसके 3.5 घंटे बाद अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर जोर से डंडा मारा, जिसके कारण वह मर गई। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त स्पष्ट हत्या का दोषी था, न कि आपराधिक मानववध का। क्यों? क्योंकि उसने कितनी देर बाद, 3.5 घंटे बाद डंडा मारा। तो इसी प्रकार अगर हम देखें, क्या देखें? इसी प्रकार हम देखें जो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन वाली कंडीशन है, ये 3 बातों पर डिपेंड करती हैं।
उपबंध अपेक्षा करता है कि प्रकोपन अभियुक्त द्वारा ना चाहा गया हो, बल्कि प्रकोपन उसे अपने आप आ जाए। मतलब जो प्रकोपन, गुस्सा उसने चाहा नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि उसे आ गया। वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में हो, या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूर्ण में प्रयोग की गई हो। अर्थात यदि कार्य वैध है तो उसका कोई भी विरोध अवैध होगा। तीसरी, वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हो। प्रकोपन गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया क्या, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। जब गंभीर एवं अचानक प्रकोपन आने पर मृत्यु कारित की जाती है तो उसकी परिस्थितियों के आधार पर कि अचानक उसी टाइम ही घटना को अंजाम दिया गया तो आपराधिक मानववध माना जाएगा। अगर उसके पास पर्याप्त समय था जिसमें वह संयम रख सकता था तो उसको फिर हत्या का दोषी माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। अपवाद नंबर 2, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। यदि कोई व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय उसका अतिक्रमण कर देता है, अर्थात अनुपातिक शक्ति का प्रयोग करने के बजाय अधिक शक्ति का प्रयोग करके ज्यादा क्षति कारित कर देता है, तो ऐसी क्षति के परिणाम स्वरूप किया गया मानववध हत्या न होकर आपराधिक मानववध माना जाएगा। मतलब जितनी क्षति पहुंचानी चाहिए थी उससे कहीं अधिक क्षति पहुंचा दी तो उसको हत्या न मान करके आपराधिक मानववध माना जाएगा। तो इसकी भी 3 कंडीशन है, इस अपवाद की भी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो। इस धारा के अपवाद 2 का लाभ अभियुक्त को उसी समय मिल सकेगा जब उसे शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के या किसी अन्य के शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार अतिक्रमण करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो उसे इस धारा के अपवाद 2 के अनुसार आपराधिक मानववध के भाग 1 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाएगा, न कि हत्या के अधीन। बलजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया है कि यदि मृतक के पास कोई किसी भी तरह का हथियार न हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था, और इसलिए इस धारा के अपवाद 2 का लाभ भी उसे प्रदान नहीं किया जा सकता। अगर कोई मृतक व्यक्ति है, अगर उसके पास हथियार ही नहीं है तो वो कैसे आपकी शरीर और संपत्ति की लूट कर ले जाएगा, यार आपकी शरीर को संकट या आपके ऊपर हमला करेगा जिससे आपको लगे कि आपकी मृत्यु संभव है, फिर आप उसके बदले में डिफेंस में सामने वाले का मर्डर करें जब उसके पास हथियार ही नहीं है। तो इसमें स्पष्ट किया, बलजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के मामले में कहा गया यदि मृतक के पास कोई किसी भी तरह का हथियार ना हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था। उस स्थिति में अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार एम रहमान बनाम असम राज्य के मामले में मृतकों के पास केवल पशु चराने के लिए छड़ी थी, जबकि अभियुक्तों ने खतरनाक हथियार खेत में छिपा रखे थे। चूंकि मृतकों की तरफ से अभियुक्तों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई थी, अतः अभियुक्तों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। वहां पर भी अभियुक्तों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन परिस्थितियों में होगा जब वास्तव में वो घटना कारित की जा रही हो, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता में जो हमारे वीडियो हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर वो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं शरीर या संपत्ति की सुरक्षा के लिए, तब उसके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो वह आपराधिक मानववध के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, जितनी शक्ति प्रयोग कर सकते थे उससे कहीं अधिक कर दिया। अब कोई व्यक्ति गिर गया है, उसके हाथ में भी चोर है, चोर को रात में चोर गृह विधन कर रहा है, उसके पैर में चोट मार दी गई और गिर गया। अब जब वो गिर गया तो अब थोड़ी वो कोई अपराध करेगा, उसका पैर ही टूट गया। अब उसके बाद अगर उसकी पिटाई जारी रखी जाएगी तो वह माना जाएगा कि आपने अनुपातिक शक्ति से अधिक का प्रयोग किया है।
इसमें हम पढ़ेंगे अभियुक्त के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा का अतिक्रमण किया गया हो। इस धारा के अपवाद 2 के लागू किए जाने का आधार यह है कि अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय अधिकार की सीमा का सद्भावना पूर्वक उल्लंघन या अतिक्रमण किया हो। ऐसे अतिक्रमण के परिणाम स्वरूप कारित हत्या को मानव वध माना जाएगा। अगर उल्लंघन भी हुआ है तो सद्भावना पूर्वक हुआ है। भाजा पारधान बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में अभियुक्त ने चोर को उस समय मार डाला जब वह घर से बाहर भाग रहा था। न्यायालय ने इसे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण माना और अभियुक्त को आपराधिक मानव वध का दोषी ठहराया। कंडीशन नंबर 3, अभियुक्त ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण सद्भावना पूर्वक किया हो। धारा 3, इस धारा के जो बीएनएस की धारा 101 है और आईपीसी की धारा 300 है कि अपवाद 2 का लाभ अभियुक्त को उसी समय मिल सकेगा जब उसने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय सद्भावना पूर्वक विपक्षी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी हो। कैसे की हो? सद्भावना पूर्वक की हो। यदि अभियुक्त द्वारा की गई मृत्यु साहस जानबूझकर हो तो वह हत्या का दोषी होगा। अगर उसके द्वारा जानबूझकर की गई हो तो फिर हत्या का दोषी माना जाएगा। इसे उपबंधित करने के का मुख्य उद्देश्य यह है कि संकट के समय अपने बचाव के लिए कार्य कर रहे व्यक्ति को यह आशा नहीं की जा सकती कि वह संकट की मात्रा को देखकर ही शक्ति का प्रयोग करेगा, और इसलिए यदि सद्भावना पूर्वक कार्य करता हुआ वह व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा तो इस धारा के अपवाद 2 के आधार पर हत्या के बजाय आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। रामविलास यादव बनाम बिहार राज्य में अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर अपीलार्थियों के खेत की मेड़ काटकर पानी बहाव ठीक करने का आरोप था। दोनों पक्षकारों के बीच विवाद का आपसी बातचीत से समाधान का प्रस्ताव था, परंतु दूसरे दिन अपीलार्थी ने मेड़ की मरम्मत करना प्रारंभ कर दिया और दोनों पक्षकारों में लड़ाई हो गई। सभी अपीलार्थी गड़ासा, भाला, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि हथियारों से लैस थे और पीड़ित साक्षियों में से एक को कोई घाव भरी चोटें पहुंचाई जिसकी मृत्यु हो गई। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि अभियोजन पक्ष के गवाह हथियारबंद थे। अभियोजन पक्ष के गवाहन और मृतक को गंभीर चोटें आई और अपीलार्थी को कुछ मामूली चोटें आई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थीगण हमलावर थे, यानी अभियुक्त लोग हमलावर थे और घटनास्थल पर प्राणघातक हथियारों के साथ आए थे। अपीलार्थी का जानबूझकर चोट पहुंचाने का आशय स्पष्ट रूप से समझने योग्य था। इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इसी प्रकार स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम शेर सिंह के मामले में अभियुक्त एक जमीन पर काबिज था। मृतक पक्ष ने उसमें बलपूर्वक घुसने का प्रयास किया। मृतक पक्ष ने उस पर बलपूर्वक घुसने का प्रयास किया। मृतक पक्ष का एक सदस्य उसमें जान से मार डाला गया और दूसरे सदस्य को घोर उपति कारित की गई। उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त जिसने मृत्यु कारित की वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से आगे बढ़ गया और इसलिए इस धारा का अपवाद 2 लागू होगा और उसकी दोष सिद्धि का जो दोष सिद्धि है वो आपराधिक मानव वध में बदल दी जाएगी। जबकि जिस अभियुक्त ने बर्छे या भाला द्वारा क्षति एक निहत्थे सदस्य को कारित की को दोष मुक्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दोष मुक्ति अनुचित थी और धारा 326 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया। जिसको एक को दोष मुक्त कर दिया गया था उसको भी उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया? उसको दोषी माना और उसको सजा दी। बलवीर सिंह बनाम राज के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस धारा के अपवाद के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा के आधार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु न्यायोचित ठहराने के लिए एक साथ 4 शर्तों की पूर्ति आवश्यक है। देखिए इसमें क्या स्पष्ट किया? बलवीर सिंह बनाम राज के मामले में क्या स्पष्ट किया गया? बलवीर सिंह बनाम राज के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि धारा 101 के अपवाद के अंतर्गत जो अपवाद हम पढ़ रहे हैं, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु न्यायोचित ठहराने के लिए एक साथ 4 शर्तों की पूर्ति आवश्यक है। पहली शर्त क्या है? लड़ाई या आक्रमण की शुरुआत अभियुक्त द्वारा स्वयं न की गई हो। पहली कंडीशन क्या कही जा रही है कि लड़ाई या आक्रमण की शुरुआत अभियुक्त यानी आरोपी के द्वारा ना शुरू की गई हो। अभियुक्त को जान का संकट या घोर शारीरिक क्षति का संकट आसन्न हो, मतलब उसको स्पष्ट दिख रहा है कि उसको
घोर संकट या शारीरिक क्षति पहुंचाई जाएगी। नंबर तीसरा, ऐसे गंभीर संकट से बचने के लिए उसके पास तुरंत हमले के सिवा कोई अन्य युक्तियुक्त उपाय उपलब्ध ना हो, उसके पास अन्य कोई उपाय उपलब्ध ना हो। चौथी कंडीशन, अन्य व्यक्ति का जीवन लेने की आवश्यकता विद्यमान हो, अन्य व्यक्ति का जीवन लेने की आवश्यकता विद्यमान हो। तो इन परिस्थितियों में न्यायोचित ठहराया जाएगा। योगेंद्र सिंह बनाम महाराष्ट्र के बाद में अभियुक्त को घायल करने के आशय से मृतक ने अपने साथियों के साथ अभियुक्त की जीप को घेर लिया। क्या कर लिया? अभियुक्त की जीप को घेर लिया, जिसके प्रत्युत्तर में अभियुक्त ने रिवॉल्वर से लगातार 3 फायर किए। न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यद्यपि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति विशेष को मार डालने के आशय से फायर नहीं किया था, लेकिन उसे घेरने वाली भीड़ के पास कोई हथियार आदि न होने के कारण अभियुक्त द्वारा अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा का अतिक्रमण किया गया। तो यहां पर आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराया गया। जितनी सीमा निर्धारित की गई है, उस सीमा को अगर आप पार कर रहे हैं अपने बचाव में, तो वहां पर फिर आपके ऊपर आपराधिक मानववध का दोष सिद्धि की जाएगी, यानी आपराधिक मानववध आपके द्वारा किया हुआ माना जाएगा। तो साथियों, ये क्या हुई? पहला हमने अपवाद पढ़ाया आपको गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। दूसरा हमने पढ़ाया व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। भाई, जितना आपको अधिकार मिला है उतना उपयोग करिए। अगर आप अधिकार से आगे जा रहे हैं तो वहां पर आपराधिक मानववध के आप दोषी माने जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण। इस धारा का अपवाद 3 उस स्थिति में लागू होता है जब किसी लोक सेवक द्वारा या उसे सहायता पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक अपनी अधिकार शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? आवश्यकता से अधिक अधिकार शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है। इस अपवाद के अंतर्गत प्रायः पुलिस, सेना या सुरक्षा बल के व्यक्ति आते हैं। इस अपवाद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पुलिस, सेना, सुरक्षा बल के व्यक्ति आते हैं। इस अपवाद के लागू होने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। पहली बात, अधिकार शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति लोक सेवक हो या किसी लोक सेवक की सहायता करने वाला हो। दूसरा, लोक सेवक या उसके सहायक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण किया गया हो। प्रयोग की गई शक्ति उसे विधि द्वारा प्रदान की गई हो। क्या की गई हो? उसे विधि द्वारा प्रदान की गई हो। लोक सेवक या उसके सहायक का कार्य विधि विरुद्ध ना हो। शक्ति का अतिक्रमण उसने सद्भावना पूर्वक किया हो। क्या किया हो? सद्भावना पूर्वक किया हो। यह हमने आपको 5 कंडीशन बता दी। सुब्बा नायक बनाम सम्राट के मामले में पुलिस कांस्टेबल ने अपनी पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित किए जाने पर खेत काटने वाले लोगों की एक भीड़ पर गोली चला दी, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। सबूत के आधार पर अधीक्षक को यह विश्वास करने के लिए उचित कारण नहीं था कि भीड़ को तितर बितर करने तथा जन सुरक्षा के लिए गोली चलाया जाना आवश्यक है। अतः पुलिस कांस्टेबल को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि न्यायालय ने उसे इस धारा के अपवाद 3 का लाभ देना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो जो भीड़ थी, भीड़ के लिए तितर बितर करने तथा जन सुरक्षा के लिए गोली चलाया जाना आवश्यक ऐसा था। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा कि न्यायालय ने उसको हत्या का दोषी माना है। फिर से समझिए मामला क्या है। पुलिस कांस्टेबल ने अपने पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित किए जाने पर खेत काटने वाले लोगों की एक भीड़ पर गोली चला दी, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। सबूत के आधार पर अधीक्षक को यह विश्वास करने के लिए उचित कारण नहीं था कि भीड़ को तितर बितर करने तथा जन सुरक्षा के लिए गोली चलाया जाना आवश्यक है। अगर यह क्लियर होता कि उचित कारण है, तब अगर ऐसा होता तो फिर आपराधिक मानववध की श्रेणी में माना जाता। लेकिन यहां पर उचित कारण नहीं था तितर बितर करने के लिए गोली चलाया जाना, गोली चला दी गई और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो इस कारण उसे हत्या का दोषी माना गया। तो साथियों, ये क्या हुआ? लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण बताया हमने। अब हम पढ़ेंगे आकस्मिक लड़ाई में मृत्यु कारित होना। आकस्मिक लड़ाई में मृत्यु कारित होना, इस धारा का अपवाद 4, जब आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है
यह है कि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अस्वाभाविक रूप से कार्य किए बिना किया गया हो। क्या किया गया हो? अस्वाभाविक रूप से कार्य किए बिना किया गया हो। इस अपवाद के साथ दिए गए स्पष्टीकरण के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किस पक्ष के द्वारा पहले प्रकोपन दिया गया या किस पक्ष ने पहले हमला किया। यह तर्क इस अपवाद के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। अपवाद एक की तरह अपवाद यह भी इस तथ्य को मान्यता प्रदान करता है कि क्रोध में कारित की गई मृत्यु के साथ पूर्व चिंतन के साथ कार्य की गई मृत्यु से भिन्न व्यवहार किया जाना आवश्यक है। जो एक पॉइंट है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन और आकस्मिक लड़ाई, ये दोनों मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्थितियां एक जैसी हैं, उसके पास अवसर नहीं रहता है कि वह सोच विचार कर उसके ऊपर हमला करे। जो परिस्थितियां बनती है तुरंत उसमें मारपीट होती है, उसके दौरान जो गंभीर घायल होता है, जिसकी हत्या होती है, तो आपराधिक मानववध के अंतर्गत माना जाता है। इस अपवाद के अंतर्गत लड़ाई अचानक होनी चाहिए। जो आकस्मिक लड़ाई में मृत्यु कारित होना जो आपराधिक मानववध माना गया है, उसके लिए जरूरी है लड़ाई अचानक होनी चाहिए। झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता होनी चाहिए। अपराधों का पूर्व चिंतन नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें पहले से प्लान नहीं होना चाहिए। उसके लिए सामान खरीदना, ये करना, व्यवस्था करना, फिर इस तरीके से रेकी करना, मर्डर करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाया गया नहीं होना चाहिए। अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया हो। क्रूरतापूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। कोई क्रूरतापूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। अस्वाभाविक रूप से किया गया कार्य नहीं होना चाहिए। लड़ाई मृतक व्यक्ति से होनी चाहिए। लड़ाई किससे होनी चाहिए? मृतक व्यक्ति से होनी चाहिए। उपर्युक्त परिस्थितियों में ही यदि मानववध हो तभी वह इस अपवाद के अधीन हत्या नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने निरंतर यह निर्धारित किया है कि विश्वसनीय और स्पष्ट साक्ष्य की अनुपस्थिति में झगड़े का प्रारंभ किस प्रकार हुआ था या कौन सा पक्षकार आक्रमण था, किसी भी पक्षकार की ओर से यह प्राइवेट प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परंतु यदि लड़ाई अचानक हुई हो, अचानक झगड़े पर हुई हो, तो ध्यानपूर्वक इस अपवाद पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और इसे तभी लागू किया जाना चाहिए जब इस उपबंध के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हों। अचानक शब्द का इस धारा में 2 स्थानों पर प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि लड़ाई और झगड़ा पूर्व नियोजित या पूर्व चिंतित नहीं होना चाहिए। लड़ाई और झगड़ा कैसा नहीं होना चाहिए? पूर्व नियोजित और पूर्व चिंतित नहीं होना चाहिए। जहां अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना मृतक ने 2 व्यक्तियों पर चाकू से क्षति कारित की और चाकू लेकर वहां से भाग गया, जिससे अभियुक्त क्रोधित हो गया और उसने उसका पीछा कर उसकी मृत्यु कारित कर दी, तो इस अपवाद को लागू किया गया। झगड़ा वास्तविक है या काल्पनिक या किसने प्रहार करने में पहल की महत्वहीन है। लड़ाई शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि मामला झगड़े की अवस्था से और आगे निकल चुका है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रहार लक्ष्य पर ही हो। यदि अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या क्रूरतापूर्ण या अस्वाभाविक रीति से कार्य करता है तो यह अपवाद लागू नहीं होगा, चाहे अचानक लड़ाई अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई हो। क्या स्पष्ट किया गया? लड़ाई शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है मामला झगड़े की अवस्था से और आगे निकल चुका है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रहार लक्ष्य पर ही हो। यद्यपि अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या क्रूरतापूर्ण या अस्वाभाविक रीति से कार्य करता है तो अपवाद लागू नहीं होगा। अपनी वजनदारी दिखाने के लिए, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए अगर मर्डर करता है तो वहां पर यह अपवाद लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपवाद लागू नहीं होगा। लड़ाई से तात्पर्य मौखिक झगड़ा से कुछ अधिक होना चाहिए। लड़ाई 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मुठभेड़ है, चाहे हथियार सहित हो या बिना हथियार के। लड़ाई स्वतः एक हल्का करने या उपशांत करने वाली परिस्थिति नहीं है। इसे अचानक बिना पूर्व योजना या पूर्व चिंतन के होना चाहिए। इसलिए झगड़ा लड़ाई में समय अंतराल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आवेश के शांत होने का पर्याप्त समय था तो यह अपवाद नहीं लागू होगा। यदि लड़ाई के बीच में कुछ समय था फिर दोबारा हमला किया गया तो फिर अपवाद लागू नहीं होगा। केवल गाली गलौज होना पर्याप्त नहीं है, धक्का मुक्की होना आवश्यक है, किंतु हथियारों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। लड़ाई मृत व्यक्ति से ना कि दूसरे व्यक्ति से होनी चाहिए। क्या कहा गया है? लड़ाई मृत व्यक्ति से हो ना कि दूसरे व्यक्ति से हो। प्रभु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्त ने मृतक से कहा कि वह उसके
खेत की बगल से अपने ढोर न ले जाए। इस पर दोनों आपस में एकाएक लड़ पड़े। अभियुक्त के तीन भाई हथियार सहित आकर उसे बचाने लगे तथा अभियुक्त के साथ मिलकर उन्होंने मृतक को नीचे पटक दिया, उसके सिर पर वार किए। गंभीर घाव चोटों के कारण मृतक मर गया। न्यायालय ने निर्दयतापूर्ण हत्या का मामला निरूपित करते हुए इस धारा के अपवाद 4 के अंतर्गत मानने से इंकार कर दिया तथा अभियुक्तों को हत्या के लिए दंडित किया। क्या किया? हत्या के लिए दंडित किया। भागदीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य में अभियुक्त और चोटिल अभियोजन साक्षी पड़ोसी थे। अभियोजन साक्षी यानी पीड़ित ने अपना रास्ता रोकने के कारण अभियुक्त द्वारा दीवार उठाए जाने का विरोध किया। पीड़ित के सभी सदस्य वहां बाद में आए निहत्थे थे और उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। अभियुक्त पक्ष के सदस्यों ने आक्रामक रुख अपनाया और पीड़ित सदस्यों पर हमला कर दिया। जब मृतक अपने पिता को बचाने आया तो अभियुक्तों ने उस पर गैती या कुदाली से उसके सिर पर प्रहार या हमला कर दिया और घोर अपराध किए जाने के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं ले सकते क्योंकि केवल एक चोट कारित की गई थी और प्रहार या वार दोहराया नहीं गया, इसलिए अभियुक्त को इस धारा के अपवाद नंबर 4 का लाभ पाने का हकदार है और भाग के 1 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। इसके अंतर्गत लाभ मिला और इसके अंतर्गत दोषी ठहराया गया। सुखदेव बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली के में अभियुक्त अपीलांट ने एक हाथापाई के दौरान अपनी पिस्तौल को निकाल लिया और मृतक पर उससे फायर कर दिया, जिससे करीब खड़े एक दूसरे व्यक्ति को चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। गोली गंभीर और अचानक प्रकोपन में नहीं चलाई गई थी किंतु एक अचानक झगड़े में चलाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस धारा के अपवाद 4 न कि अपवाद 1 लागू होगा और इस धारा में आपराधिक मानववध के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत दंडनीय किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसमें स्पष्ट किया उच्चतम न्यायालय ने कि इस धारा का अपवाद 4 न कि अपवाद 1 लागू होगा और इस धारा के भाग 1 के अधीन जो आपराधिक मानववध की दंड की धारा है 304, उसका भाग 1 के अधीन दंड को धारा भाग 2 में बदल दिया गया, जबकि धारा 308 के अधीन दोष सिद्धि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया जो अन्य व्यक्तियों को चोटें कारित की गई थी जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मनकेराम बनाम हरियाणा राज्य में अभियुक्त एक पुलिस चौकी का प्रभारी था और मृतक उसके अधीन कार्यरत एक कांस्टेबल था। अभियुक्त ने मृतक को शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। शराब पीने के दौरान मृतक के भतीजे ने हस्तक्षेप किया। अभियुक्त को यह बुरा लगा और इसके कारण वह मृतक को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। मृतक ने इसका ऐतराज किया, जिस पर दोनों में लड़ाई हो गई। इस पर अभियुक्त ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जो पास में रखी हुई थी उस पर फायर कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था। घटना अचानक लड़ाई में अत्यंत क्रोध की उत्तेजना में हो गई। अभियुक्त और मृतक दोनों नशे में धुत थे और अभियुक्त ने सर्विस रिवॉल्वर का प्रयोग करने में जो पास में पड़ी थी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई लाभ उठाया। इस धारा का के अपवाद 4 लागू होंगे, इसलिए अभियुक्त को आपराधिक मानववध के लिए सिद्ध दोष किया गया। क्या है इस मामला? पुलिस चौकी प्रभारी ने अपने कांस्टेबल को बुलाया, पार्टी करने लगे। इस बीच कांस्टेबल के भतीजा आ गया। चौकी प्रभारी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसी कारण विवाद होने लगा। विवाद होने पर दोनों में लपटा झपटी हुई। चौकी प्रभारी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके कांस्टेबल को गोली मार दी और कांस्टेबल की डेथ हो गई। तो यहां पर हत्या का इंटेंशन नहीं था, लड़ाई अचानक प्रकोपन से हुई और गोली अचानक प्रकोपन से चलाई गई, जिस कारण उसको आपराधिक मानववध के लिए दोषी माना गया। क्या माना गया? आपराधिक मानववध के लिए दोषी ठहराया गया। अब हम पढ़ेंगे मृतक की सहमति से मृत्यु कारित करना। देखिए, ये हम 4 अपवाद पढ़ चुके हैं। इन अपवादों के अंतर्गत आए जाने पर, अगर इन अपवादों के अंतर्गत हत्या आ रही है तो आपराधिक मानववध माना जाएगा, अन्यथा हत्या माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, मृतक की सहमति से कारित मृत्यु। मृतक की सहमति से कारित मृत्यु क्या है? इस धारा के अपवाद 5 के अनुसार यदि मारा गया व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु के लिए सम्मत हो, अर्थात यदि उसकी सहमति से अभियुक्त ने उसे मार डाला हो तो वह अपराध हत्या न होकर आपराधिक मानववध की कोटि में आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि व्यक्ति जिसकी मृत्यु उसकी सहमति से कारित की गई है 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए।
प्राय असद रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन से तंग आकर अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए दूसरे से प्रार्थना करते हैं और वे उसे मार डालें। कोई प्रकरण धारा 101 के अपवाद 5 के अंतर्गत लाए जाने के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहला, मृतक ने अपनी मृत्यु कारित किए जाने के लिए स्वयं सहमति दी हो। दूसरा, सहमति देने वाले मृतक की आयु 18 वर्ष से कम ना हो। तीसरा, सहमति स्वतंत्र हो, अर्थात वह कपट, अनुचित दबाव या प्रपीड़न द्वारा प्राप्त ना की गई हो। दशरथ बनाम बिहार राज्य के मामले में अभियुक्त 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह 3 बार फेल हो चुका था। हताश होकर अपनी 19 वर्षीय पढ़ी लिखी पत्नी से आत्महत्या करने की बात कही तो उसने पहले स्वयं की हत्या करने का आग्रह किया। समझौते के अनुसार अभियुक्त ने अपनी पत्नी की तो हत्या कर दी, परंतु स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने के पहले ही उसे पकड़ लिया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय में उसे आपराधिक मानववध का दोषी ठहराया। इसमें स्पष्ट होता है। एक और उदाहरण हम बताते हैं। 2 प्रेमी हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों की शादी नहीं हो पा रही किसी कारणवश और दोनों साथ में जीना चाहते हैं, तो दोनों ने प्रण किया कि हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर सकते हैं। तो इसी बीच होता क्या है कि उन्होंने एक जहर लिया और जहर को दोनों ने एक एक गिलास में ले लिया कि दोनों एक साथ पिएंगे। एक ने पी लिया, दूसरा पी नहीं पाया, या दोनों ने पिया, एक की मृत्यु हो गई, दूसरा बच गया, या एक पी गया, दूसरे ने पिया ही नहीं, तो बच गया जो उसके खिलाफ आपराधिक मानववध का मामला चलेगा। उसको आपराधिक मानववध के लिए दोष सिद्धि या आपराधिक मानववध के लिए दंडनीय माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। दंड विधि का सामान्य नियम है कि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, परंतु अभियुक्त किसी अपवाद का तर्क प्रस्तुत करता है तो इसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। अगर अभियुक्त कोई तर्क यानी कोई अपवाद लेना चाहता है तो उसको ही वह चीज साबित करनी पड़ेगी, उसका भार अभियुक्त के ऊपर होगा। लेकिन अगर जब मामले की बात आती है तो मामले को साबित करने का भार अभियोजन पर रहता है, लेकिन अभियुक्त जब कोई तर्क लेता है उस स्थिति में उसको साबित करने का भार उसके ऊपर ही रहता है। प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अभियोजन तथा अभियुक्त पर जो सबूत का भार डाला गया उसमें अंतर स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है, परंतु अभियुक्त द्वारा केवल प्रस्तुत किए साक्ष्य से अपवाद की प्रबल संभावना मात्र साबित कर दिए जाने पर ही वह इस भार से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे युक्त संदेह से परे साबित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अवधेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हत्या के अपराध में 8 अभियुक्तों को सत्र न्यायाधीश द्वारा दंडादेश किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अपील में 8 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया। संदेह का लाभ इस आधार पर दिया गया कि घटना के दिन उनमें से एक की आयु 80 वर्ष की थी तथा 2 की आयु 14 वर्ष की थी। शेष 5 अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर संदेह का लाभ उन्हें भी दिए जाने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निश्चित किया कि संदेह का लाभ इन 5 अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन 3 अभियुक्तों को तो आयु के आधार पर संदेह का लाभ दिया गया था। क्या दिया गया था? आयु के आधार पर संदेह का लाभ दिया गया था। परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। इस संबंध में प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का एक उद्धरणीय मामला है। इसमें अभियुक्त पर व्यापरण एवं हत्या का आरोप था। इस मामले में सूचना देने वाले व्यक्ति तथा अभियुक्त गण के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। एक अभियुक्त ने सूचना देने वाले व्यक्ति के परिवार को समाप्त कर देने की धमकी दी थी। मृतक को घटना के कुछ समय पूर्व अभियुक्त अपीलार्थी के साथ देखा गया। मृतक का शव 5 दिन बाद बरामद हुआ। एक अभियुक्त की सूचना पर उसके घर से खून के कपड़े बरामद किए गए। यह खून मानव जाति का होना पाया गया। इन समस्त परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को व्यापरण एवं हत्या का दोषी पाया गया। तो साथियों, ये हुए अपवाद। अपवाद मतलब जब घटनाक्रम गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से हुआ हो और आत्मसंयम खो बैठा हो, उसके पास अपराध नियोजित या अपराध प्लान करने का आशय या समय विद्यमान न हो, उस स्थिति में हत्या की गई हो तो आपराधिक मानववध माना जाएगा। दूसरा, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का आक्रमण। भाई, जितनी शक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुरक्षा में उतनी करिए। अगर उससे अधिक आप कर रहे हैं तो भी आपराधिक मानववध माना जाएगा। लोक सेवक द्वारा अपनी अधिकार शक्ति का अतिक्रमण। जब लोक सेवक द्वारा जितनी आवश्यकता है उतनी शक्ति का प्रयोग करें।
अगर आवश्यकता से अधिक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो भी आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। आकस्मिक लड़ाई में मृत्यु कारित होना, आकस्मिक लड़ाई और गंभीर अचानक प्रकोपन दोनों एक ही पहलू हैं। तो इसमें क्या है, लड़ाई अचानक हुई हो और उस लड़ाई में किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको आपराधिक मानववध माना जाएगा। लेकिन इस अचानक लड़ाई में अभियुक्त के द्वारा किसी प्रकार की बर्बरता, क्रूरता या अपने फायदे के लिए मृत्यु नहीं की जानी चाहिए। मतलब उसका फायदा या उसने ऐसा कुछ भी कृत्य अपने फायदे, व्यक्तिगत फायदे के लिए किया हो तो उस स्थिति में हत्या का दोषी माना जाएगा। मृतक की सहमति से मृत्यु कारित करना हम आपको बता ही चुके हैं कि जब दो व्यक्ति, दो प्रेमी प्रेमिका हैं, सहमत हुए कि चलो हम दोनों मरते हैं, उनमें से एक, दोनों ने प्लान किया जहर, या दोनों ने सोचा कि चलो फांसी लगा लेते हैं, एक साथ फंदे पर लटके, एक मर गया दूसरा मरने से बच गया, तो उन स्थितियों में उसको आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। तो साथियों, ये हुए आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है, हमने आपको बताए। अब हम पढ़ेंगे इसी में भाग नंबर 3 में आपराधिक मानव और हत्या, आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर। क्या पढ़ेंगे? आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर। हम भाग 3 यानी वीडियो नंबर 3 जो रहेगा हमारा, उसमें हम आपको अंतर बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।